Dr. Madiha Malik, who is the first and only female professor of pharmacy practicing in Pakistan. Recently, she got her contract research organization registered with DRAP with the name of Syntex Health Project and is the CEO of her company. She is one of the prominent female researcher, academician, and entrepreneur of Pakistan. She received her PhD degree in pharmacy practice from University Sains, Malaysia, and completed her postdoctorate in pharmacy practice at Northwest University, South Africa. Over to you, Dr. Madiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Sabse pehle, thank you very much, Pils, for providing me with this opportunity to talk about a very important issue which has been highlighted by Dr. Nusrat. And before starting it, presentation basically बनाई है वो मैंने एक perspective में awareness के बनाई है कि as a layman और एज अ कम्युनिटी जो है हमें क्या चीज फोलिक एसिड के बारे में पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज हमें पता होनी चाहिए विच इज दैट कि बेसिकली नेचुरल फॉर्म के अंदर फोलिक एसिड आती है, दैट इज नोन एज फोलेट, और जो सिंथेटिक फॉर्म के अंदर जो है इट इज फोलेट इज प्रेजेंट एज फोलिक एसिड। अच्छा, अब हमें ये लगता है कि हम अगर फूड कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें नेचुरल सोर्स है फोलिक एसिड का, तो दैट वुड बी सफिशिएंट कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करे। लेकिन प्रॉब्लम उसके अंदर ये होता है कि जितना भी नेचुरल फोलेट प्रेजेंट होता है किसी भी फूड के अंदर, तो वाइल कुकिंग और प्रोसेसिंग वो हाफ उसकी क्वांटिटी जो है वो बॉडी में जब आप कंज्यूम करने के लिए लेके जाते हैं तो सिर्फ हाफ क्वांटिटी अवेलेबल होती है टू बी कंज्यूम बाय द बॉडी। सो पहली बात तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खाली डाइट या खाली एनरिच्ड फूड जिसके अंदर हमें लगता है कि फोलेट प्रेजेंट है, दैट इज नॉट सफिशिएंट कि वो उस डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, तो इसलिए हमें उसकी सिंथेटिक फॉर्म भी लेनी होगी। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज आयशा। अब जो फोलिक एसिड है बेसिकली दैट इज द सिंथेटिक फॉर्म ऑफ फोलेट। आपकी जो फोलिक एसिड होती है वो जब बॉडी के अंदर जाती है तो ये नेचुरल फोलेट के अंदर कन्वर्ट होती है और फिर ये एब्जॉर्ब हो जाती है आपकी बॉडी में, और ये एग्जैक्टली वो अमाउंट ऑफ जो कि फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट है ये प्रोवाइड कर देती है बॉडी को। और फोलिक एसिड जो है इट्स अ सिंपल यू कैन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो कि हमें बहुत सी चीज़ों में हेल्प कर रहा होता है, सेल डेवलपमेंट, अनीमिया को इनकाउंटर करने के लिए, चाइल्ड है तो। एक मैं यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहूंगी, एफडीए की रूलिंग। एफडीए ने 1998 के अंदर एक लेबल क्लेम जनरेट किया जिसके अंदर उसने 140 माइक्रोग्राम ऑफ फोलिक एसिड पर 100 ग्राम्स ऑफ फ्लोर एडिंग 140 माइक्रोग्राम्स ऑफ फोलिक एसिड उसने मैंडेटरी कर दिया कि जितने भी फ्लोर की प्रोडक्शन होगी उसके अंदर ये पहले से ऐड होना चाहिए। और दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज की गई, इनरिच्ड एंड फोर्टिफाइड। अगर आप अपने बहुत से सप्लीमेंट्स देखें या आप अगर बहुत से भी कॉर्नफ्लेक्स या इस तरह के जो सीरियल्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, तो आपको ये दो उसमें लेबल क्लेम के ऊपर ये दो टर्म्स बड़ी कॉमनली नजर आएंगी, एनरिच्ड एंड फोर्टिफाइड। सो एज अ लेमैन या इवन एज अ प्रोफेशनल अगर हमने अवेयरनेस आगे देनी है तो वी शुड बी वेरी वी शुड बी अवेयर कि ये दो बेसिकली टर्मिनोलॉजीज क्या हैं। एनरिच्ड ये है कि जब कोई भी किसी भी चीज की प्रोसेसिंग हो रही होती है तो उस रूटीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उस प्रोसेस में से अगर किसी भी वजह से एस्केप आउट हो गए हैं तो वो वापस आप ऐड करेंगे फाइनल प्रोसेसिंग के बाद बिफोर पैकेजिंग। एंड फोर्टिफाइड इज बेसिकली कि आप कोई ऐसे नेचुरल न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर ऐड कर देंगे जो पहले से उस फॉर्मूला का हिस्सा नहीं थे आफ्टर द फाइनल प्रोसेसिंग। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आइंदा आपने कोई सप्लीमेंट देखना है या कोई भी सीरियल देखना है तो आपने ये दो टर्मिनोलॉजीज अगर उसके ऊपर मेंशन है, एनरिच्ड एंड फोर्टिफाइड, तो यू कैन इजीली बाय दैट सीरियल कि वो उतनी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ आपको जो भी रिक्वायरमेंट है किसी भी न्यूट्रिएंट की उसके अंदर वो अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड कर दें प्लीज। अच्छा, ये मैंने कुछ सोर्सेज जो थे वो डिराइव किए कि बेसिकली किस तरह के फूड्स के अंदर जो है फोलिक एसिड या फोलेट जो होता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। सो इट्स लाइक ऑब्वियसली ग्रीनी जितने भी आपके वेजिटेबल्स हैं या आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं या आपके ये जितने भी पीस हैं, बीन्स हैं, इनके अंदर होता है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम सबके दिमाग में आता है कि क्या फोलिक एसिड सिर्फ खवातीन के लिए जरूरी है? जी नहीं, फोलिक एसिड सबके लिए जरूरी है। एंड स्पेशली हम इसको कैटेगराइज करें ग्रुप के अंदर विमेन का 14 से 50, वो एज ग्रुप जिसके अंदर चाइल्ड बेयरिंग जो बेसिकली एज ग्रुप है, तो इसके लिए तो ये बिल्कुल मस्ट है। और ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के अंदर ये वैसी ही रिक्वायरमेंट है। तो 400 माइक्रोग्राम पर डे इज द डेली रिक्वायरमेंट्स फॉर अडल्ट। प्रेगनेंसी में चाहे कोई भी एज ग्रुप है, उस पर 600 माइक्रोग्राम पर डे इज द रिक्वायरमेंट। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए 500 माइक्रोग्राम पर डे इज द रिक्वायरमेंट। और अगर किसी की कोई ऐसी प्रेगनेंसी है जिसमें प्रीवियसली फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से कोई चाइल्ड बर्थ डिसऑर्डर आया है, तो उस केस पे हम 4000 माइक्रोग्राम पर डे पे उस जो भी वो प्रेग्नेंट लेडी है उसको हम सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, फोलिक एसिड जैसे अभी मैंने आपको लेबल क्लेम बताया, अब अगर आप ये लेबल क्लेम देखें सप्लीमेंट, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बताई थी कि खाली डाइट इज नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू टेक अ सप्लीमेंट अलोंग विद द हेल्दी डाइट। तो ये एक लेबल क्लेम है जिसको समझना बड़ा जरूरी है इन परस्पेक्टिव ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। फोलिक एसिड यहाँ पे आप देखिए लेबल क्लेम के अंदर आ रहा है 400 माइक्रोग्राम। ये जो 100% है, ये 100% बेसिकली ये लेबल क्लेम है कि जितनी भी आपकी वो जो 400 माइक्रोग्राम पर डे किसी भी एक अडल्ट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज ऑलरेडी बीन एडेड और प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर सप्लीमेंट। एंड यू कैन इजीली, आप इसको अगर एक ये इसकी एक गोली इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपकी वो डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। तो हम जब भी कोई सप्लीमेंट्स खरीदते हैं, मल्टीविटामिन्स खरीदते हैं, तो हम एक चीज जो मिस आउट करते हैं वो लेबल क्लेम्स हैं। तो प्लीज आज के इस टॉक के बाद आप लोग लेबल क्लेम्स को जरूर चेक करें, और ये कुछ पर्टिकुलर चीजें आपको हेल्प करेंगी फेक ड्रग्स के कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस चीज के लिए। नेक्स्ट स्लाइड आयशा कीजिए प्लीज। अच्छा, अब अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं फोलिक एसिड और प्रेगनेंसी की, तो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करता है 400 माइक्रोग्राम पर डे फोलिक एसिड। और अगर किसी की कोई प्रीवियसली न्यूरल बर्थ डिसऑर्डर की प्रेगनेंसी रही है तो उसमें वो 4 mg पर डे तक लेके जाता है। अच्छा, लेकिन क्या फोलिक एसिड सिर्फ प्रेगनेंसी में जरूरी है? जी नहीं, ये विमेन के लिए इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक हाफ ऑफ द प्रेगनेंसीज जो होती हैं वो अनप्लान्ड होती हैं। और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से जो चाइल्ड डिफेक्ट्स आते हैं वो बेसिकली जब कंसेप्शन के 17 से 28 डेज के दरमियान आते हैं। एंड दैट इज यूजुअली दैट टाइम पीरियड कि जब फीमेल को खुद भी नहीं पता होता कि शी इज प्रेग्नेंट। तो दैट इज द रीजन कि हमें हर वक्त उतनी अमाउंट ऑफ फोलिक एसिड बॉडी के अंदर मौजूद होनी चाहिए जब बॉडी को सबसे ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट है। और फोलिक एसिड को यूजुअली हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस के साथ यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि फोलिक एसिड इज अ सॉल्युबल फॉर्म, इज वन ऑफ द सॉल्युबल फॉर्म ऑफ विटामिन बी। तो इस चीज को हम लोगों ने बहुत ज्यादा अपने माइंड में रखना है कि व्हाई फॉर एवरी एज ग्रुप फीमेल्स who is in the child bearing age needs to have folic acid included in their daily lives. Next कहते हैं प्लीज। अच्छा, ये कुछ चाइल्ड बर्थ डिसऑर्डर्स हैं जो कि फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी की वजह से यू कैन से आ सकते हैं, या अगर हम फोलिक एसिड का इस्तेमाल अपनी डाइट के अंदर कर लें तो हम इन डिसऑर्डर्स को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, उनके रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं बहुत हद तक। अब जो स्पेसिफिकली चाइल्ड बर्थ डिसऑर्डर्स फोलिक एसिड के साथ जो उसको वो मिनिमाइज कर सकती है रिस्क को, बेसिकली दैट आर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब एक जब एक बेसिकली जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और न्यूरल ट्यूब होती है तो उसके दो पोर्शन होते हैं, अपर पोर्शन एंड द लोअर पोर्शन। अपर पोर्शन की क्लोजिंग होती है टू फॉर्म ब्रेन, एंड लोअर फीटस के अंदर लोअर पोर्शन जो न्यूरल ट्यूब का होता है उसकी क्लोजिंग होती है टू फॉर्म स्पाइनल कॉर्ड। So this is the most important जहाँ पे फोलिक एसिड का रोल आता है इस प्रॉपर क्लोजिंग के लिए। यूजुअली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स देखे गए ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है इन्फेंट मोर्टेलिटी का, और 1 आउट ऑफ एवरी 2000 बेबीज जो है उनमें से वो न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर्स को बेसिकली जो है वो सफर करते हैं। तो दैट इज, अब न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर के अंदर बेसिकली होता ही है कि या तो न्यूरल ट्यूब जो होती है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होती, जिसकी वजह से ब्रेन की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती, या न्यूरल ट्यूब का लोअर पोर्शन जो है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होता, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती फीटस के अंदर, बेबी के अंदर। तो जिसकी वजह से वहां पे ये डिफेक्ट्स जो हैं ये ओरिजिनेट होते हैं। काइंडली आयशा नेक्स्ट करते हैं।
तीन तरह के बेसिकली न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर्स हैं जो कि कॉमनली देखे गए हैं. द फर्स्ट वन इज द एनेंसीफेली. एनेंसीफेली के अंदर बेसिकली अपर पार्ट ऑफ द जो न्यूरल ट्यूब होता है वो ब्रेन के अंदर उसकी प्रॉपर क्लोजिंग नहीं होती, जिसकी वजह से ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती. और इस वजह से वहाँ यहाँ पे, लेकिन यूजली ये जो बेबीज होते हैं यहाँ पे ना स्टिल बर्थ्स हो जाती है और वहाँ पे मिस कैरेज हो जाता है और यूजली ये फेटल होता है और कोई 5% में कोई एक बच्चा ये सर्वाइव करता है. उसके बाद जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है दैट इज एनेंसीफेलोसेली. ये बेसिकली एक ऐसा डिसऑर्डर है जो स्कल का होता है और इसमें ये होता है कि एक आउटग्रोथ निकल आती है ब्रेन से और एक और छोटा ब्रेन जो है उसकी पार्ट जो है वो बन जाता है या बिल्कुल ही ब्रेन की ही प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रही होती. लेकिन ये बहुत एक रेयर डिसऑर्डर है और उसकी ओवरऑल जो मोर्टालिटी रेट है वो 29% देखा गया. सबसे कॉमन जो डिसऑर्डर इसके अंदर देखा गया है, जो सबसे ज्यादा न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर सबसे कॉमन जिसकी प्रेवलेंस है, दैट इज स्पाइना बाइफिडा. स्पाइना बाइफिडा के अंदर जो लोअर पोर्शन होता है स्पाइनल, वो लोअर पोर्शन होता है न्यूरल ट्यूब का, वो प्रॉपर क्लोज नहीं होता, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड जो है उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रही होती और उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो हाइड्रोसेफेलस, वो पानी भर जाता है जैसे ब्रेन के अंदर, या क्लब फुट, या कोई भी विटेब्रल एनॉमलीज आ रही होती हैं और वो पूरा मसल बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होती है, बैलेंस और वॉक एंड गेट, ये सब चीजें जो हैं डिस्टर्ब हो रही होती है. तो जनरल हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, स्पाइना बाइफिडा की प्रेवलेंस 60% है, एनेंसीफेली की 30% है और एनेंसीफेलोसेली की जो है वो बेसिकली 10% देखी जाती है ओवरऑल इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट आयशा. अच्छा, अब बेसिकली जितने ज्यादा ये ऑब्वियसली न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर्स होंगे दैट आल्सो कॉज, वो एक डिफरेंट तरह की कॉज ऐड अप करते हैं. डेफिनेटली फाइनेंशियल कॉस्ट भी है, फिजिकल कॉस्ट भी है, इमोशनल कॉस्ट भी है. फाइनेंशियल कॉस्ट तो ऑब्वियसली हेल्थ केयर सिस्टम के लेवल पे है और फिजिकल कॉस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो ऑब्वियसली इंडिविजुअल के लेवल पे और एज वेल एज वो जो फैमिलीज हैं जो उसकी वजह से सफर कर रही होती हैं उनके लेवल पे है. तो एक जो एस्टिमेटेड बेसिकली फाइनेंशियल कॉस्ट, एक यूएस की स्टडी ने जो सीडीसी की 1999 के अंदर उन्होंने एक कैलकुलेट की थी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली $532,000 जो कि एक स्पाइना बाइफिडा की वजह से हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर एड अप होता है और ये $19 मिलियन एवरी ईयर ऐड होते हैं तब तक जब तक कि वो बच्चा जो है वो सर्वाइव करता है. नेक्स्ट आयशा प्लीज. अच्छा, कुछ एडिशनल बर्थ डिफेक्ट्स भी हैं जो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हो सकते हैं. अभी इनके ऊपर कुछ ऑनगोइंग रिसर्चेस जा रही हैं जिसके अंदर हार्ट के डिफेक्ट्स हैं, क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट है, लिम्ब डिफेक्ट्स है, यूरिनरी डिफेक्ट्स है. एक मैंने यहाँ पे रिसर्च डाटा कोट किया है. अभी मुख्तलिफ सीवीएस के ऊपर जो स्टडीज हुई हैं वो ये सजेस्ट कर रही हैं कि अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी को इनकाउंटर कर लिया जाए तो 20 to 50% ओवरऑल रिस्क रिडक्शन हो जाएगी सीवीएस के केसेस में. इसी तरीके से क्लेफ्ट टाइप या पैलेट के केसेस में और लिम्ब डेफिशिएंसी हम 50% जो है उसका रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट डिफेक्ट्स भी हम रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं अप टू 15% इन ऑल द चिल्ड्रन जो भी पैदा हो रही हैं या जो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. नेक्स्ट प्लीज आयशा. अच्छा, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि हमें एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी पता होने चाहिए फॉर क्रिएटिंग मोर अवेयरनेस और एज अ लेमैन भी हमें बताने होंगे कि खाली डाइटरी फोलेट इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंटीरीज. हमें एक सप्लीमेंट को जरूर एड अप करना होगा. एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो यूजुअली पेशेंट पूछता है या कम्युनिटी पूछती है वो ये है कि जी अगर हमने ज्यादा अमाउंट के अंदर फोलिक एसिड ले लिया तो क्या ये टॉक्सिक होगा. तो ये बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होता क्योंकि जितना भी एक्सेस अमाउंट होता है वो यूरिन के जरिए जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से. सिर्फ हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसी खातून है जिसको पहले कोई न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर प्रेगनेंसी हो चुकी है तो उसके अंदर हम 1000 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड पर डे से ज्यादा उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे. और एक थोड़ा सा हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए हमेशा अपने अपने जहन में ये रखना है कि अगर आप किसी ने बहुत ज्यादा एक्सेस में फोलिक एसिड यूज किया है तो ये मास्क कर सकता है प्रेनिशियस एनीमिया के डायग्नोसिस को, क्योंकि ये फॉल्स जो है नेगेटिव रिजल्ट्स कर देगा. इसलिए खाली आप फोलिक एसिड्स को एज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज नहीं कर सकते फॉर आइडेंटिफाइंग प्रेनिशियस एनीमिया और एनी काइंड ऑफ एनीमिया.
और कुछ ही मैंने sorry Dr. Madiha, you are left only with 1 minute. बस मैं एक स्लाइड रह गई है। और फोर्टिफाइड कुछ मैंने यहाँ पे सीरियल्स और ग्रेन्स दिए हैं जिनके अंदर ऑलरेडी जितनी रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड जो है होनी चाहिए, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो ऑलरेडी इन सीरियल्स के अंदर अवेलेबल है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो के स्पेशल भी पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, और कॉर्नफ्लेक्स एक ऐसा बहुत अच्छा सीरियल है जिसके अंदर आपको ये चीज बड़ी सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं प्लीज। सो आज का टेक होम मैसेज क्या है हम सबके लिए? आज का टेक होम मैसेज जो है वो बेसिकली ये है कि आपने अपनी मल्टीविटामिन के साथ एक अगर उसके अंदर फोलिक एसिड के 100% सप्लीमेंट ऐड नहीं है तो काइंडली यू हैव टू टेक a tablet of folic acid along with a healthy diet to promote better quality of life as well as to reduce the risk of neural tube disorders and living a healthy life. Thank you very much, and Hafiz. Thank you so much, Professor Dr. Madiha. That was such an enlightening session, and I hope all of our participants enjoyed it very well. And now I would like to ask Professor Dr. Nashi Khan. She's a project director at Rashid Latif Medical Complex. She's a chartered clinical psychologist and President Pakistan of clinic. Okay, आप में स्क्रीन मेरी शेयर हो रही डॉक्टर साहब, नौसर साहब? बिल्कुल हो रही, बिल्कुल हो रही। सर ये मतलब मेरी प्रेजेंटेशन की आउटलाइन है, मतलब ऑलमोस्ट मैडम मदिया से मिलती जुलती, इसलिए मैं कह रहा था कि हम डिस्कशन में नहीं जाते। बहरहाल मैं इसको ब्रीफ करूं अगर तो फोलिक एसिड जो है वो हर पर्सन की जरूरत है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, बी कैटेगरी में फॉल करता है, और स्पेशली इसकी जो हम अगर कहते हैं कि जो इसकी ज़रूरत है वो सेल्डोनियन और डीएनए सिंथेसिस में स्पेशली फोलिक एसिड की मेजर रोल प्ले करता है। इससे रेड ब्लड सेल्स बनाने में, तो उस हिसाब से आगे मतलब अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए, हमारी ये ज़रूरत है एक प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, हर पर्सन की ज़रूरत है, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी जो है वो क्या कहते हैं कि उसकी वजह से डिफरेंट हेल्थ रिस्क भी हैं। तो ये फोलिक एसिड हमें कहाँ से अवेलेबल है? तो अगर हम इसके नेचुरल सोर्सेज की बात करते हैं, एनिमल सोर्सेज में जैसे कि लीवर है, प्लांट सोर्स की हम बात करते हैं, नट्स, पीनट बटर, ये सारी फूड कमोडिटीज हैं जिन फूड कमोडिटीज के अंदर हमें जो है ये फोलिक एसिड जो है वो नेचुरल अवेलेबल होता है। इसी तरह जो है बात की थी कि फोर्टिफाइड फूड्स आजकल हमारे पास अवेलेबल है, और फोर्टिफाइड फूड्स के अंदर भी फोलिक एसिड कंटेंट जो है मौजूद है। स्पेशली जैसे कि मल्टीग्रेन, आज भी आप फ्लोर पे चले जाएं तो उन कईयों के अंदर जो है फोलिक एसिड को फोर्टिफाइड किया गया है। और अल्ट ये मैडम कह रही थी मदिया, मैं थोड़ा सा यहाँ पे उनसे इख्तिलाफ करूँगा, वो इसको प्राइमरी सोर्स के तौर पे कह रही थी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो जो है आपको फूड सप्लीमेंट ले ले, यानी सिंथेटिक फोलिक एसिड की बात करें। मैं थोड़ा सा यहाँ मतलब उनसे मेरी कंट्राडिक्शन है कि हमेशा आप कहते हैं कि नेचर, आप नेचुरल कोई भी चीज़ लेते हैं तो नेचुरल की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सिंथेटिक के हमेशा साइड इफेक्ट्स नेचुरल की निस्बत ज़्यादा होंगे। तो ये साइंटिफिक स्टडीज भी अवेलेबल है, आप देख लें कि जो सिंथेटिक फोलिक एसिड के साइड इफेक्ट्स हैं, इवन के स्पेशली ये हार्ट अटैक तक के चांसेस इंक्रीज कर देते हैं। एनीहो, लेकिन जब हमें फूड वगैरह से अवेलेबल ना हो तो फिर बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो फूड सप्लीमेंट ही हो सकता है। और उसकी रीज़न यही है कि चूँकि हमारे लोग अवेयर नहीं है कि कौन सी फूड के अंदर फोलिक एसिड वाफिर अवेलेबल है, बैलेंस डाइट का कंसेप्ट नहीं है, तो ऐसी सूरत में नो डाउट फूड सप्लीमेंट डॉक्टर्स का रिकमेंड करना मजबूरी बन जाती है। तो ये वही जो प्रेगनेंसी में फीमेल को चाहिए और उसकी वजह से आगे हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, डिसऑर्डर्स में जो बाकी भी मैं डिस्कशन नहीं करता, मैं सिर्फ एक जो हम मिस कर रहे हैं कि जहाँ हमारे इसमें साइकोलॉजिकल जब ब्रेन के डिफेक्ट्स हैं उसके साथ साथ एक और
बहुत बड़ा फैक्टर भी है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी का, वो अनीमिया है। तो जो अनीमिया है वो खाली जो है आयरन की डेफिशिएंसी से नहीं होता, बल्कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी होता है। डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही मेरी? मेरे ख्याल से कुछ लोगों को कुछ नहीं आ रही, लेकिन मुझे आ रही है, तो आई थिंक कंटिन्यू करते रहे। हाँ, इट्स ऑडिबल। जी हमें भी आ रही। जी थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था कि ये बाकी एनीमिया भी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से है, आर्थराइटिस के इश्यूज भी हैं। तो ये सारी बातें जो है वो मैडम पहले भी डिस्कस कर गई हैं, और उनमें से हम अगर अपने एस्पेक्ट डॉक्टर नुसरत साहब की एक्सपर्टीज की बात करते हैं, तो चूँकि साइकोलॉजिकल मैटर से डील करते हैं, तो ब्रेन के हवाले से इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसमें डिप्रेशन है, ऑटिज्म है, और फिर न्यूरो डिफेक्ट्स हैं, जो कि इनको डिटेल में मैडम पहले डिस्कस कर चुकी हैं। तो मैं ये एंटीडीज में दोबारा नहीं जाना चाहूँगा, टाइम बचाते हैं। और हम कंक्लूजन फाइनल जाते हैं कि ऐसी सूरत हाल में हमें करना क्या चाहिए। हाँ, अब केस के पीछे फैक्टर्स क्या क्या हैं, जो आप कह लें फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी कह लें, आप एंटीडीएस के फैक्टर पीछे क्या हो सकते हैं। एक तो ये फैमिली हिस्ट्री जो है वो बताएगी, फैक्टर है इसका। उसके अलावा इस तरह के प्रीवियस प्रेगनेंसी में ऐसा इशू आया है तो आगे फर्दर इसके चांसेस ज्यादा होंगे। उसके बाद अगर मदर जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट है तो ये फैक्टर हो सकता है इस चीज का। उसके बाद ओबेसिटी है, फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो हैं वो इसका फैक्टर हो सकती है, जैसा कि डॉक्टर साहब बड़ा डिस्कस नुसरत साहब मेरे साथ करते हैं ये कैपा की, तो ये ड्रग भी इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। उसके बाद ये जनरल हम जब भी फूड और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो ये सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, बाकी लोग शायद इसको सेकेंडरी ऑप्शन लेते हैं, मैं इसको सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को प्राइमरी फैक्टर लेता होता हूँ कि हमारी जितनी भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हैं मेरे हिसाब से ये पहला फैक्टर है। जिस बंदे के पास पैसे ही नहीं है तो वो कौन सी चीज अपनी मर्जी की, जब उसके फिर चॉइस ही नहीं रही, तो अपनी मर्जी अपनी चॉइस के लिए उसके पास फाइनेंस होना जरूरी है। इसमें जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं इसके अंदर। उसके बाद ये प्रेगनेंसी के दौरान जो हाई टेम्परेचर एक्सपोजर है वो भी इसका काज हो सकता है। और आखिरी बात मतलब जो भी इसमें हम शायद इस पे एम्फेसाइज नहीं करते, बीइंग मुस्लिम भी, और अगर हम साइंटिफिकली भी देखते हैं तो ये अल्कोहलिज्म जो है ये हमारे कई न्यूट्रिएंट्स के लिए की अब्जॉर्प्शन को रोक देता है। ये कई न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, कई डिजीजेस की वजह अल्कोहलिज्म बनती है कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन रुक जाती है, तो ये भी एक फैक्टर है। तो ये मतलब जनरल डिस्कशंस थी, और हमारा कि हम क्या कर सकते हैं फाइनल डिसीजन, जैसे मैडम ने कहा है कि पहले नंबर पे ये है कि प्रेफरेंस, मेरी राय ये है कि प्रेफरेंस हमारी ये होनी चाहिए कि हमें नेचुरल सोर्सेज ऑफ फोलिक एसिड को फुलफिल करना है, और नेचुरल सोर्सेज के लिए हमें फूड या हमारे डाइट डाइवर्स इंटरवेंशन जो है उससे सपोर्ट लेनी चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर सेकंड ऑप्शन जो है वो मल्टीविटामिन है, और दूसरा फिर टेक होम हमारा मैसेज ये है कि ये हमें कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। अपने थॉट, अपने आइडिया, ये रिकमेंडेशंस हमें लोगों तक लेके जाने चाहिए, और उसी का ये आज ये सेमिनार, ये वेबिनार इसी मकसद के लिए है कि हम एक मैसेज लोगों तक लेके जाएं। और इसमें डॉक्टर नुसरत साहब को मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ को ऐसे एक्टिविटीज बार करते रहते हैं, ये लोगों तक मैसेज लेके जाते रहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Umar, for letting us know about the importance of socioeconomic status and socioeconomic status of in risk factors as the risk factors of the folic acid deficiency. Now, I would like to invite Dr. Amira Ahmed. She is a senior clinical dietitian at Sheikh Zayed Hospital, Lahore.
and she will be letting us know about the cost-effective nutrition resources available to reduce folic acid deficiency. Over to you, Dr. Amira. अस्सलाम वालेकुम आयशा, डॉक्टर नुसरत, डॉक्टर मदीहा, डॉक्टर नौशी एंड डॉक्टर उमर। आयशा, आपने मुझे सबसे लास्ट में जो है वो प्रेजेंटेशन का कहा है और मेरे सारे पॉइंट्स जो थे वो सारी डिस्कस हो चुके हैं। नहीं, अभी तो डिस्कशन शुरू होना है डॉक्टर मीरा। अच्छा डॉक्टर नुसरत, फिर मेरे जहन में ये आया कि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपसे शेयर करती हूँ फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी को हम किस तरह कवर कर सकते हैं। हम स्लाइड्स की तरफ नहीं जाते, हम सिर्फ एक जितने पॉइंट्स मैंने अभी तक देखे और जो मुझे लगा कि बोलने के लिए मेरे पास होना चाहिए, मैं सिर्फ वही बोलूंगी। ठीक है। अभी डॉक्टर उमर ने कहा कि हमें नेचुरल सोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, हमें सिंथेटिक नहीं जाना चाहिए, मेडिसिन वगैरह का नहीं कहना चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये लगता है कि अगर हम नेचुरल सोर्सेज की बात करते हैं तो इतनी कोई कॉस्ट उनकी ज्यादा नहीं है जितनी भी नेचुरल सोर्सेज हैं, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो बेसिक हैं हमारी डाइट का, तो हमें बेशक नेचुरल सोर्सेज को ही ऐड करना चाहिए। लेकिन हमें ये जरूर देखना चाहिए कि अगर हम नेचुरल सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो हमारी सोसाइटी में कितने लोगों को पता है कि बैलेंस डाइट है क्या और फूड ग्रुप्स क्या है। अब जब हम ओपीडी करते हैं और हम यंग बच्चों के साथ जब ओपीडी करते हैं तो फिर हमें वहां पर ये देखने को मिलता है कि बच्चों ने कितने दिनों तक फ्रूट्स जो हैं वो लिए ही नहीं होते, सिर्फ एक बनाना की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। इससे ज्यादा मैंने यूनिवर्सिटी के किसी बच्चे में या फिर फीमेल्स में फ्रूट्स की कंजम्पशन नहीं देखी ज्यादा अच्छी। या फिर हमें ये भी देखा है मैंने कि हम लोग जो है वो वाटर सॉल्युबल, क्योंकि ये फॉलिक एसिड वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो ये इससे लॉसेस किस तरह होंगे। हम लोग क्या करते हैं, जब हम वेजिटेबल्स को पकाते हैं, काटते हैं, तो फिर हम उनको काटने के बाद अगर धोते हैं तो वाटर सॉल्युबल विटामिन तो वेस्ट हो जाएगा ना उसमें से। तो हमें एजुकेशन में ये भी बताना है लोगों के कि आपने इनको पहले धोना है अच्छी तरह और उसके बाद आपने इनको काटना है। अगर आप बाद में इनको काट के धोएंगे तो बहुत ज्यादा वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे पास 50% से ज्यादा तो वेस्ट हो जाएंगे, और वैसे भी हमारे पास फॉलिक एसिड की बायो अवेलेबिलिटी है ही 50%, तो हमारे पास इसमें से लूज करने के लिए पहले ही कुछ नहीं होता। दूसरी बात ये है कि जब आप नेचुरल सोर्सेज से नहीं पूरे कर सकते, फिर फाइनली आपको सिंथेटिकली ऐड करना पड़ता है फॉलिक एसिड, क्योंकि आप डेफिशिएंसी तो नहीं होने देंगे उसकी। तीसरी बात अब ये देखें कि हमने जितने भी इसके सोर्सेज हैं उसमें हम लोगों को कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं। हमारे पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और चीज है, पीनट्स हैं, बीन्स हैं। अब हम और जितने भी आपके मॉर्निंग सीरियल्स हैं ये सारे रिच हैं अगर फॉलिक एसिड में, तो हमने इसकी कॉम्बिनेशन किस तरह बनाने हैं। हम एक ही डाइट में, जिस तरह अगर मैं सैलेड की बात करती हूँ तो मैं सैलेड की किस तरह कॉम्बिनेशन बनाऊंगी, जिस तरह उसमें स्पिनिच है आपके पास, उसमें फ्रूट्स है यानी वेजिटेबल और फ्रूट्स जो है कलर्ड वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्लस पीज एंड बीन्स आप वो सैलेड्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉलिक एसिड के सोर्सेज का हमारे पास एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा। दूसरा ये कि अगर हम जूसेस की बात करते हैं तो हम जूसेस का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यानी फॉलिक एसिड ही की एग्जांपल्स में से जो उसके सोर्सेज हैं उसी में से हमने 2 और 3 के कॉम्बिनेशन बनाकर जूस बना सकते हैं। जिस तरह ऑरेंज ले लें, ऑरेंज के साथ स्पिनिच ले लें, हम वो ऐड कर सकते हैं, हम कैरेट ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, तो फॉलिक एसिड रिच हमारे पास जूस जो है वो अवेलेबल होगा। थर्ड ये कि हम मॉर्निंग में जो भी स्नैक्स, मॉर्निंग में जो भी हम सीरियल्स यूज करते हैं, सॉरी सीरियल्स में हमारे पास कॉर्नफ्लेक्स है, हमें पता है फोर्टिफाइड है, इसमें है, और क्या ऐड करें इसमें, अब उसमें हम आलमंड ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स में आलमंड ऐड कर लें आप, उसमें जो भी और नट्स ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लें, सब फ्रूट के चंक्स ऐड कर लें, तो ये भी हमारे पास एक जो है वो हेल्दी कॉम्बिनेशन हो जाएगा जिसमें फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा होगा। और दूसरी बात ये भी आप देखें कि हम लोग जो है वो टेस्ट कॉन्शियस बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत सारे लोगों को आप जब खाने की कुछ चीजें कहते हैं, हम कहते हैं तो वो कहते हैं हमने तो कभी ये खाया ही नहीं, तो अब हम इसको किस तरह खाएंगे। तो आपने टेस्ट कॉन्शियस जो लोग हैं उनको आपने बताना होता है कि आप थोड़ा अपने डाइट में इसको ऐड करना शुरू करें, तो मैक्सिमम 3 वीक्स के बाद आप जो है वो उस चीज को लेना बड़ी आसानी से शुरू कर देंगे, लेकिन 3 वीक्स जो है वो आपको लगेंगे इसको लेने में। फिर आप ये देखें कि अनीमिया, जिस तरह फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से डॉक्टर उमर ने बताया कि अनीमिया होता है, तो जितने भी सोर्सेज हैं आपके पास फॉलिक एसिड के, वो सारे के सारे नॉन हीम आयरन के सोर्सेज हैं, यानी उसमें से आपको आयरन भी मिलेगा जो फॉलिक एसिड की एग्जांपल्स हम बता रहे हैं आपको। लास्ट में ये तो प्रॉब्लम जो है वो अवेयरनेस का है कि अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो इसको हम फॉलिक एसिड की एफिशिएंसी को कम कर सकते हैं, और इसमें कोई
पाए ये कि थोड़े से ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स जो हैं एक्सपेंसिव हैं, वरना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो डेली बस घर में यूज होते हैं। आप उनके कॉम्बिनेशंस बताएं, रिच सोर्सेस बताएं, और उसको आप बताएं कि आपने इनको धोना किस तरह है, वाटर सॉल्युबल वाइटमिन है, तो ये वेस्ट ना हो जाए। तो मुझे ये बातें लगी जो आज मिस थी, जो मैंने लास्ट में ऐड कर दी। Thank you so much, Dr. Amira. Now I would like to, I'm sorry. Now I would like to ask the audience if they have some question. I think we can start with Professor Sen as he has a lot of notes. एक तो brilliant presentations. Thank you very much all. और बहुत बहुत मुझे चीजें पता चली, मेरे जहन में रिसर्च के आइडियाज भी आ रहे हैं उसके। पर कहना ये चाहता हूँ टू स्टार्ट विद, आई थिंक मैंने प्रोबेबली टाइम की वजह से मैंने कोई अपनी पाकिस्तान की रिसर्च नहीं देखी, शायद या तो मैंने मिस कर दी कि हमने कोई ऐसा किया है क्या कि लोगों की नॉलेज अबाउट फोलिक एसिड, दूसरे के वेरी इंटरेस्टिंग कॉस्ट्स प्रेजेंट की थी प्रॉब्ली डॉक्टर मथिया ने ऑफ सीडीसी, क्या मतलब, और डॉक्टर उमर ने बात की सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स की, बड़ी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बट बड़ी रिलेटेड बातें हैं। अगर ऑलरेडी हम खर्च कर रहे हैं डिसेबिलिटी के अंदर मिलियंस ऑफ रुपीस, और अगर उससे कम ये कॉस्ट आती है कि हम उन लोगों को कोई ना कोई सप्लीमेंट या कुछ प्रोवाइड कर सकें, तो मतलब ऑब्वियसली लोअर मिडिल इनकम कंट्री हैं, तो हमें वी नीड टू गो विद सॉल्यूशंस आल्सो, कि हमने ये रिसर्च कर ली है एंड देन वी गो टू आवर व्हाटएवर डिपार्टमेंट और उसमें कि हम ये हल के साथ तो वो मेरा एक क्वेश्चन था। अगर कोई जैसे हर एक ने जिक्र किया स्टिल बर्थ, स्पाइना बिफिडा, तो क्या हमारे पास कोई अच्छे फिगर्स हैं अबाउट के रूरल एरियाज में क्या है, अर्बन एरियाज में क्या है? अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगर हमारे पास नहीं है, सो शुड वी डू दैट कि एट द एंड इसके आउटकम ऑफ दिस वर्कशॉप टुडे शुड वी से कि ये चीजें हम जो आज मिले हैं लोग, ये हम मल्टी सेंटर स्टडीज कर सकते हैं, मुल्तान में भी हो जाएगी, लाहौर में भी हो जाएगी, कराची में भी हो जाएगी, रावलपिंडी में भी लोग हमारे पास मौजूद हैं माशाल्लाह आज, so we can look at simpler versions का। So any comments from any of the speakers? डॉक्टर सेन, जो हमारे पास इस पे तो रिसर्च हुई भी है पाकिस्तान पे, नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस फोलिक एसिड के लिए ना, लेकिन ये जो प्रिवलेंस पे भी काम हुआ है, बट स्पेसिफिकली अगर हम न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर्स पे काम करें तो आई थिंक दिस इज अ ह्यूज एरिया जहाँ पे बहुत सा काम हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस पे देखें, एंड वी कैन ऑलवेज यू नो ज्वाइन यू, और हम मिलके कोई एक मल्टी सेंट्रिक स्टडी डिजाइन कर लें इसके लिए। ब्रिलियंट। हमारे पास प्रोफेसर नाशी मौजूद हैं, उनका सेंटर is taking lead in our research group around perinatal। मेरे ख्याल से एक specific group में देख के we can do it either as a clinical audit or as a research project भी। दूसरा मेरा ये था कि अगर psychiatric clinics में एक तो we know about कि जिन लोगों को epilepsy होती है उनमें साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स ज्यादा होते हैं। अच्छा, दूसरे हमें ये भी पता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में भी अब एंटी कन्वल्सेंट्स यूज होते हैं। तो लुकिंग एट के फ्रॉम एवरीबॉडी कि हम अगर प्रिस्क्राइबर्स की भी हैबिट्स देखें कि क्या वो फोलिक एसिड प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे और कितनी कर रहे हैं, तो एक वो भी मेरे जहन में एक प्रोजेक्ट आ रहा था। तो अगर हम ये डिफरेंट आइडियाज को करें और अगर हम एज ए ग्रुप शेयर भी कर लें प्रेवलेंस का, तो एक हमारी एक पीपीएचआई लोग हैं प्राइमरी केयर के, उनके R&D डायरेक्टर हैं डॉक्टर जमीर, उनकी 1200 बेसिक हेल्थ यूनिट्स में काम करते हैं वो सिंध के अंदर, रूरल सिंध में। आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स वी कैन टॉक टू देम, वो खुद भी पीडियाट्रिशियन है, कि
शुड वी डू दैट कि हम कोई प्रेवलेंस डेटा भी देख लें? और लेकिन जो आज मैंने प्रेजेंटेशन सुनी है, ये तो इज अ ह्यूज पब्लिक हेल्थ इशू, इसको तो हमें बहुत कुछ करना चाहिए इसके बारे में. इट कैन नॉट बी कि वेट करते रहें कि जब तक रिजल्ट्स आएंगे. कि मेरे ख्याल से जो हमें ग्लोबल भी इंफॉर्मेशन है, वी शुड थिंक अबाउट, आप लोगों ने जिक्र किया मेरे ख्याल से सबने ही, इंक्रीजिंग अवेयरनेस के बारे में. तो विद ड्यू रिस्पेक्ट्स उसमें जैसे अब ये डॉक्टर अमीरा के एक उसमें ये स्प्राउट का मुझे नहीं पता, ये स्प्राउट क्या चीज होती है उर्दू? तो जी ये इसके लिए आपको ना जो हमारे पास जितनी भी पल्सेस हैं उसको हम सोक करते हैं, और सोक करने के बाद उसको किसी कपड़े में या फिर किसी बर्तन में ढक के ना उसको जार में को बंद कर देते हैं, और उसके बाद उसको डेली थोड़ा थोड़ा हम पानी थोड़ा सा ऐड करते रहते हैं. तो जिस तरह उसमें से एक जड़ निकल आती है ना व्हाइट कलर की, उसको स्पाउटेड जर्म्स कहते हैं. अच्छा सर मैं सर मजीद सर क्लियर कर, बेसिकली हम उसकी ना सीड की जर्मिनेशन करवा रहे होते हैं, और उस जर्मिनेशन के प्रोसेस में उसमें न्यूट्रिशनल चेंजेस आते हैं, और स्पेशली उसमें प्रोटीन कंटेंट्स इंक्रीज करते हैं. प्रोटीन बहुत रिच होती है, सैलेड्स में यूज करते हैं इसको. थोड़ा सा हम इसको जो है वो बॉईल करके फिर हम इसको सैलेड्स में भी इस्तेमाल करते हैं, पका भी सकते हैं. बच्चों के लिए हम बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं. अब जैसे देखें मेरे जैसे आदमी को पता नहीं, तो हमें अवेयरनेस की अक्रॉस द बोर्ड जरूरत होगी. एंड आई थिंक एज अ पब्लिक हेल्थ बेट वी शुड लुक एट, आप सब एक्सपर्ट्स हमारे पास माशाल्लाह मौजूद हैं, हाउ वी कैन डेवलप समथिंग, एंड वी कैन लुक एट एक हमारा एक मीडिया का भी ग्रुप है ऑफ लुकिंग एट, और आप लोग एकेडमिक्स हैं, आई थिंक वी शुड गो टुवर्ड्स HEC ऑल्सो, कि कोई हम कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह लिखें और उनके साथ मिलके बात करें, मीडिया से मिलके बात करें कि क्या चीज जो है हम इनको आगे लेके जा सकें. आई एम श्योर कुछ तो क्वेश्चंस अभी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे बहुत आएंगे. डॉक्टर मदिया में ये भी एक हमारा हेल्थ इकोनॉमिक्स का भी ग्रुप है, एंड आई वाज वंडरिंग अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करा लें हेल्थ इकोनॉमिक्स में किसी को लाइक अ प्रोजेक्ट देके, एंड वी कैन लुक एट कि इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करा लें पाकिस्तान के लिए. और आपने एक बात की थी कि एनरिच्ड एंड फोर्टिफाइड, के वो आज मुझे समझ आया कि एनरिच्ड फोर्टिफाइड में क्या है डिफरेंस. थैंक यू. ये मुझे बताइए, ये आटे में भी डला होता है क्या ये फोलिक एसिड? अब सर जो इसमें FDA की जो रिकमेंडेशंस हैं उसके मुताबिक तो डला होना चाहिए. नाउ दिस इज अनदर वेरी, इट कुड बी, वी कैन प्लान अ वेरी गुड स्टडी कि क्या हमारे आटे के अंदर डला हुआ है कि नहीं है. ठीक सर, उसमें मैं जरा क्लियर कर देता हूँ, जो फूड से मेरा महकमा शोबा है सर. बेसिकली पाकिस्तान में अभी जो है ना फोलिक एसिड की जो फोर्टिफिकेशन है वो मैंडेटरी नहीं है. अच्छा, लेकिन आयरन की मैंडेटरी है. ठीक है. ठीक है, तो आयरन का जो सोर्स यूज किया जा रहा है वो ज्यादातर जिंक सल्फेट के तौर पर यूज किया जा रहा है. अच्छा डॉक्टर नुसरत, हम इसके अंदर जैसे सर ने भी ये चीज तो चले क्लियर हमें होगी, लेकिन जो हम फोर्टिफाइड और एनरिच्ड की बात कर रहे हैं वो लेबल क्लेम्स तो ऑल ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड एक ही चलते हैं ना. तो क्या वो जो लेबल हमारे क्लेम्स हैं एक बहुत अच्छी फार्मास्यूटिकल हमारी स्टडीज के ऊपर भी बन सकती है, जो लेबल क्लेम्स को हम स्टडी कर सकते हैं सप्लीमेंट्स के. बिल्कुल Then we can, you know, हम एक recommendations दे सकते हैं based on the evidence के जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इस चीज को वो इनकॉर्पोरेट करे ड्राफ्ट के साथ मिलके कि ये लेबल क्लेम्स के अंदर ये सब चीज इंश्योर्ड हो. I think one of the things, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, हमारा लास्ट मिनट है, तो एक हमें टास्क भी मिली हुई है. वी आर वर्किंग टुवर्ड्स राइटिंग द मेंटल हेल्थ पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान. क्या ये अपॉर्चुनिटी होगी डॉक्टर उमर, डॉक्टर मदिया, डॉक्टर अमीरा, डॉक्टर नाशी, के वी लुक एट कि हम रिकमेंडेशन दें कि ये क्या टुवर्ड्स मैंडेटरी जा सकता है या नहीं जा सकता, लेकिन उससे पहले हम उसके प्रोज एंड कॉन्स भी देख लें मैंडेटरी होने के. बिल्कुल. और दूसरा आपकी उस बात से कि हम रिसर्च के हवाले से
आपको जी। पता है कि राशिद लतीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हमारा पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल भी है और गायनी और प्रीनेटल और नेटल का बहुत बड़ा यूनिट है। तो हम उस हवाले से इसमें रिसर्च का काफी हमें डाटा की कोई डर्थ नहीं होगी और हम ऐसा कोई प्रपोजल और प्लान बना लेते हैं। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बेनतहा लर्न किया एंड बहुत बहुत एंजॉय किया। आप सब लोगों के टॉक्स का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. खुदा हाफिज। Thank you. खुदा हाफिज।